जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करूंगी कि बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो हमेशा हमें सुनने को मिलती हैं, चाहे वो मुल्की हालात के हवाले से हों या फिर मुल्क के माशी हालात के हवाले से हों, या फिर ये कह लें कि जो एक गरीब आदमी है उसकी सोच जहाँ से शुरू होती है, वो जिस तरह गुर्बत का अंदाज़ा लगाता है वो आटे, चीनी और दाल के भाव से लगाता है। उसको तो इस बात से बिल्कुल फिक्र नहीं होती है कौन सी परसेंटेज कहाँ जा रही है, किस तरीके से पता चलता है कि महंगाई हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं बात करूंगी कि आलमी बैंक की इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने एक तशवीशनाक हकीकत सबके सामने रखी है। ये हकीकत, जिस तरह मैंने कहा कि गरीब आदमी तो सिर्फ इस तरह अंदाज़ा लगाएगा कि किस तरह महंगाई हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई जो भी चीज़ लेने जा रहे हैं उसकी कीमत डबल से ट्रिपल हो गई है। मगर पाकिस्तान में यहाँ ये हकीकत है कि आलमी बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, सिर्फ 3 सालों के अंदर गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ है। साल 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी और अब बढ़ते बढ़ते 2025 में ये 25.3% हो गई है। ये आदादोशुमार आम आदमी की ज़िंदगी के दिन जो हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि मुश्किल से मुश्किल करते चले जा रहे हैं। आज हम इन्हीं पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इजाफे की असल वजूहात क्या हैं, और ये इजाफा हर साल इसी तरह होता रहा तो गरीब आदमी कहाँ स्टैंड करेगा। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, माहिर मंशियात हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। जी बहन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, सुबह खैर। हारून साहब, यहीं से बात शुरू करते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट जो सामने आई है, इससे हर साल हम देख रहे हैं गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, ये 7% बढ़ गई है। आपके ख्याल में इसकी क्या बेसिक रीजंस और वजूहात हैं? जी, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पोस्ट कोविड, क्योंकि हम्म। कोविड के ज़माने में जो शॉक लगा था इकोनॉमी को और सब कुछ नेगेटिव हो गया था, उसके बाद से रिकवरी हुई है लेकिन बहुत स्लो है। हम जब इकोनॉमी के इंडिकेटर्स को देखते हैं, एक इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर बहुत जोर हुकूमत का होता है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। वो हुकूमत की मईशत का होता है कि वो अपने बिल पे कर सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं, उनकी एक्सटर्नल अकाउंट के इम्बैलेंसेस क्या हैं। जी। लेकिन ये जो गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यंग लोगों के लिए डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, ये असल चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के, कि आया आपकी पॉलिसीज इस तबके को हेल्प कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिकेट किया है वो पहले से भी हम कह रहे हैं अलार्मिंग है, कि इतना बड़ा मुल्क है। देखिए, 7% आपको विजुलाइज नहीं होता, लेकिन जब आप 240 मिलियन की पॉपुलेशन को देखते हैं तो ये तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोग, 16 मिलियन इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जब इतने सारे हाउस होल्ड $2 अ डे जो लाइन है गुर्बत की, उसके नीचे पर डे रह रहे हैं, ये एक मुल्क के लिए बहुत सख्त वरीसम चीज है। और इसकी 3 वजूहात मैं हाईलाइट करता हूं टू इन क्लोजिंग। जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 2-2.5% के ऊपर एवरेज चल रही है, जबकि हमें जितनी पॉपुलेशन है 7% चाहिए। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर इनकम नहीं जनरेट हो रही। दूसरा, जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वो इस वक्त ज्यादा पॉपुलिस्ट हैं रादर देन कि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करें वेल्थ को। देखें ना, कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। जी। सो पॉलिसी ये होती है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है वो नाकाम दिखाई देती है रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के अंदर। थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो आप देखिए जो हमारे बजट में खर्चा है हेल्थ पर, सेहत पर, स्किल्स पर, वो बहुत ना होने के बराबर है। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से लोग जो हैं गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं, जो कि अनरेस्ट का भी बायस बनती है। लेकिन आपका हुकूमत का नंबर 1 जो फर्ज है कि लोगों को फिजिकल और इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। हारून साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने कहा कि पॉलिसीज़ जो हैं उन पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है हुकूमत को। मगर यहाँ पे अभी आप जिस तरह आपने कोविड का जिक्र किया, 2019 में ये आया, उसके बाद से हम जब हुकूमत की तरफ जाते हैं तो वहाँ से ये जवाब, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे नुमाइंदे ख़ासतौर से बिजनेसमैन आते हैं, वो कहते हैं जवाब ये आता है कि हुकूमत ये कहती है कि कोरोना तो था ही था, उसके बाद आलमी महंगाई आई, यूक्रेन जंग ले लें, फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ और हालिया सैलाब जो आया है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई है उसकी लहर मज़ीद बढ़ेगी और जो गरीब है मज़ीद गरीब से गरीब तर होगा? क्या सूरत हाल होगी अभी आफ्टर ये सैलाब वगैरह?
जी देखिए, जब हुकूमत में होते हैं तो आपको ये सारी चीजें सब किसी को भी आइडियल सूरत हाल नहीं मिलती। राइट। आपको अपने पॉलिसीज को इतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है कि कोई शॉक लगे, इसको हम इकोनॉमिक शॉक कहते हैं। जी। सैलाब आ गया, हम्म। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो आपका अनफोर्सीन होता है। लेकिन पाकिस्तान के सैलाब तो बड़े इस वक्त प्रिडिक्टेबल हैं। हमें पता है कि क्लाइमेट में क्या तब्दीलियां हैं, हमें पता है हमारी फॉल्ट लाइंस कहाँ हैं। राइट। तो उसके लिए तो हमारे जो इदारे बनाए हुए हैं एनडीएमए टाइप, उनकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। होता यह है कि जब ये फ्लड्स आते हैं तो वो ना सिर्फ लोगों की लाइवलीहुड्स को हिट करते हैं, मालो मता को खराब करते हैं, लेकिन वो आपकी सड़कें उड़ा देते हैं, ट्रेड रूट्स खत्म हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, लोगों की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खत्म हो जाता। तो उससे ऐसे। नेचुरल है कि जब सप्लाई कम होगी, डिसरप्शन होगी, तो फिर महंगाई बढ़ती है। तो अभी एक महंगाई में स्पाइक बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, खास तौर पे खाने पीने की ज़रूरी अजनास के अंदर। और उसके लिए हुकूमत को सोशल सेफ्टी नेट्स लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन चीज़ों, अब ये गिवन है, हम्म। यू नो ये तो हमारे मुल्क में होना है। गर्मी भी बढ़नी है। अब जैसे आप कराची की बात करती हैं, कभी हीट बहुत ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, जी। फिर ड्राउट्स शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग। अब इनको हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में एज ए क्रॉस कटिंग इनकॉर्पोरेट करना है। और अभी जो है हमें, ये मैं अगेन कहूंगा कि इट्स द टाइम कि आप पाकिस्तान के रिसोर्सेज से, रादर देन कि आप आलमी बरादरी के सामने जाएं और पैसे मांगें, हमारे अमीर लोग जो हैं उनको आप इंसेंटिवाइज करें कि आप पैसा डालिए। ये जो लोग हिट हुए हैं और जो गुर्बत से नीचे गए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट द मनी। लेकिन अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो लोग फिर हुकूमत की पॉलिसियों को और मुल्क के हालात को ओन नहीं करते। वो कहते हैं ये तो किसी और का मुल्क है। वी जी। नीड टू बी इंक्लूसिव। जी। हारून साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपके नज़दीक कौन से ऐसे शोबे हैं जिस पे फ़ौरी तौर पे हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए ताकि जो गुर्बत बढ़ती जा रही है उसमें थोड़ी-सी कमी आए और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर ना हो, मुश्किलात आसान हो उसकी? जी देखिए, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, तो जहां तक हमारे पास हुकूमत आम तौर पे पॉलिसी की बजाय प्रोजेक्ट्स को सोचती है कि जी हम कोई सड़कें बना दें, हम कोई स्कीम ले आएं। लेकिन असल चीज होती है कि आपकी पॉलिसी बनाने की सलाहियत क्या है। देखिए, अगर ग्रोथ को रिवाइव करना है तो हमें अपने जो विनर सेक्टर्स हैं, जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसको लेवरेज करना पड़ता है। नंबर वन, अगर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज ज़रात है, तो वैल्यू एडेड ज़रात के लिए देखें, कोई कोई बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है जी। ज़रात के लिए। रिसर्च के इदारे जो अच्छा बीज और सारी चीज़ों पे करते हैं, उनमें पैसा डालने की पॉलिसी शुड बी हाउ टू फाइनेंस द एग्रीकल्चरलिस्ट। रिसर्च उसकी कैसे बेहतर करनी है, स्किल्स और टेक्नोलॉजी कैसे लानी है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। जी। पाकिस्तान के 4 चैलेंजेस हैं। नंबर वन, अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर टू, हमारी प्रोडक्शन कम है, इसलिए हम नेट इंपोर्टर हैं। नंबर थ्री, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हम चीज़ें बेसिक बनाते हैं, वैल्यू एडेड नहीं बनाते, तो एक्सपोर्ट का वैल्यू कम रह जाता है। नंबर फोर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम है। इसी तरह हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, वो 65% कर्जा हुकूमत को देता है, बाकी जो है वो अमीर ग्रुप ले लेते हैं। तो जब तक ये स्ट्रक्चर को पॉलिसी से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जी। तब तक ग्रोथ का पहिया नहीं चलेगा। लेट से अगर मैं पिक करूं, तो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एंड फूड, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, जो आईटी का शोबा है, और इसी तरह एक आध से शोबा उठा के हम रिसोर्सेज उसके पीछे अलाइन करें, जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कंपेटिटिव नहीं है, सब्सिडी पे चल रहे हैं। अब टाइम आ गया कि आप उनसे हाथ खींच के पब्लिक मनी को प्रोडक्टिव एसेट्स के पीछे डालें। जी। लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो पॉलिटिशियन है, अब ये टाइम गुजर गया है कि पुल बना दें, ठेके दे दें, पेटरेज कर दें, बीआईएसपी के तहत पैसे बांट दें तो वोट मिल जाएगा। जी। अभी जो लोग हैं उनका लाइफ, जो आपका कंजम्पशन पावर इरोड हुई है,
جب تک ان کو اس میں پازیٹیو چینج نہیں نظر آئے گی تب تک آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن کے اندر بھی ووٹنگ پیٹرنز آر لائکلی ٹو شفٹ. جی بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کو یہ تو ویسے بھی لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اصل چیز تو ہے کہ فوری ابھی فوکس کرنا کیا کہ غریب کس طرح سے اپنی زندگی میں بہتری لائے. ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو کسان ہے زراعت ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہاں پہ حکومت کے بہت سے پروگرامز ہیں جن کے ہم نام سنتے رہتے ہیں آئے دن. احساس ہو گیا, بے نظیر انکم سپورٹ ہو گیا. تو کیا یہ جو پروگرامز ہیں اس سے کوئی یہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں ایک غریب کی غربت کو کم کرنے میں؟ جی یہ غربت نہیں کم کرتے, یہ آپ کی جو کنزمپشن پاور ٹوٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اس کو تھوڑا سا سہارا دیتے ہیں. اس کو ہم اکنامک ٹرمز میں کنزمپشن سمودننگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شوق لگتا ہے تو آپ نے پیسے دے دیے کہ اچھا بھی اپنا خرچہ پورا کر لو. لیکن اگر آپ نے غربت کا سائیکل توڑنا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ باقی ممالک نے کیا کیا ہے. انہوں نے بڑی سٹرونگ پالیسیز پور فوکسڈ بنائی ہیں کہ ان کو آپ اکانومی کے دھارے میں کیسے لانا ہے. ان کو سکل چاہیے, ہیلتھ چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, فارم ٹو روڈ لنکیجز چاہیے. وہاں پیسہ لگاتے ہیں تو وہ پھر سسٹینیبل پاورٹی سے نکلتے ہیں. یہ جی تو جو کیش ٹرانسفر ہے یہ تو ون ٹائم سپورٹ دیتا ہے, یہ آپ کو کوئی غربت سے نکالتا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایک ایسٹ حکومت کا ملک کا بنانے کے لیے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی انویسٹمنٹ چاہیے. جی بہت شکریہ. ہارون شریف صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں جن کا یہی کہنا تھا کہ غربت کو اگر کم کرنا ہے تو اس وقت پاکستان میں حکومت کو فوری طور پہ پالیسیز کو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. یہاں لگے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.